नमस्कार। हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नैनीताल में 3 विकास खंडों में स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र में अवकाश घोषित किया गया है। 19 से 21 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। वन्यजीव मानव संघर्ष की स्थिति को देखते हुए डीएम का ये फैसला सामने आया है। धारी, ओकलकांडा और रामगढ़ में अवकाश घोषित किया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां नैनीताल के 3 विकास खंडों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद हैं, जहां 19 से 21 जनवरी तक ये स्कूल बंद रहेंगे, आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। वन्यजीव मानव संघर्ष की स्थिति को देख के डीएम का ये बड़ा फैसला आया है। धारी, ओकलकांडा और रामगढ़ में अवकाश घोषित किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता सुनील बोरा से। सुनील, नैनीताल के 3 विकास खंडों में अवकाश घोषित किया गया है वन्यजीव और मानव संघर्ष को देखते हुए। ऐसे में स्कूलों की तो छुट्टी है, लेकिन वन विभाग की तरफ से और क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? वन विभाग की ओर से जगह जगह में पिंजरे लगाए गए हैं। जिन जिन जगहों में खतरा ये उत्पन्न हो रहा है और वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहा है, क्योंकि अगर बात करें तो वन्यजीव संघर्ष की इस समय जो घटनाएं बढ़ रही हैं, इनका जो ब्रीडिंग ये सीजन होता है, उसको लेके खतरा ये बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में स्थिति इस तरीके की बन गई है कि पूर्व में भी ग्रामीण थे जो वो वन विभाग के आला अधिकारियों से इसकी मांग कर रहे थे कि बच्चों को स्कूल कैसे ले जाए, क्योंकि वो लोग इतने ज्यादा परेशान थे और पहले भी इसके लिए ग्रामीणों द्वारा आंदोलन किया गया था, जो घटनाएं नहीं हुई थी। जी बिल्कुल सुनील, ऐसे में 21 तारीख तक ये स्कूल बंद किए हैं, तो क्या वन विभाग की तरफ से कोई गारंटी दी गई है कि 21 तारीख तक जो परेशानी चल रही है, वन्य जीवों की जो स्कूलों तक पहुंच जा रहे हैं जानवर, तो उनके लिए उन्हें पिंजरे में कैद कर लिया जाएगा या फिर 21 तारीख के बाद और भी स्कूलों को बंद किया जाएगा आगे भी? देखने वाली बात ये है कि तब तक क्या स्थिति बनती है। जगह जगह पिंजरे लगाए गए हैं। अभी देखने वाली बात ये जो बात अभी पिंजरे में बंद हुए हैं, क्या वो ही नरबख्शी बात थी? जी बिल्कुल बिल्कुल सुनील, धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 2 दिन बाद मौसम बिगड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। 172 पहुंचा देहरादून का AQI। आज और कल प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा। 21 से 24 जनवरी तक पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं हैं। मैदानी इलाकों में कोहरे से तापमान में गिरावट आएगी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है उत्तराखंड के मौसम से जुड़ी हुई है, जहां उत्तराखंड में 2 दिन बाद मौसम बिगड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। 172 देहरादून का AQI पहुंच चुका है। और आपको बता दें कि आज और कल प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा और इसके बाद 21 और 24 जनवरी तक पर्वतीय जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं मौसम विभाग की तरफ से जताई गई हैं। मैदानी इलाकों में कोहरे से तापमान में गिरावट आ सकती है। बड़ी खबर आपको मौसम से जुड़ी हुई बताई जा रही है, जहां उत्तराखंड में 2 दिन बाद मौसम बदलने के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि 21 से 24 जनवरी के बीच में बारिश हो सकती है, बर्फबारी हो सकती है। 172 देहरादून का AQI पहुंच चुका है। इसी के साथ आपको बता दें कि आज और कल प्रदेश भर में मौसम सामान्य रहेगा। जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना 21 से 24 जनवरी तक बताई जा रही है। मैदानी इलाकों में कोहरे से तापमान में गिरावट भी आ सकती है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां लगातार बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से जानकारी साझा की जा रही है। उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जहां 21 से लेकर 24 जनवरी के बीच में बारिश हो सकती है पर्वतीय इलाकों में, और इसी के साथ मैदानी इलाकों में कोहरे की वजह से तापमान में गिरावट आ सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, बारिश को लेकर अब मौसम विभाग की तरफ से जानकारी साझा की गई है कि 21 से 24 जनवरी तक बारिश हो सकती है, तो क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? जी 2 दिन बाद मौसम बिगड़ने के आसार जो है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से देहरादून का AQI भी चिंताजनक स्थिति में पहुंचा है, तो निश्चित तौर पर जो है अब बारिश के आसार जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं और 19-20 जनवरी को प्रदेश मौसम शुष्क रहने वाला है। लेकिन अगर देखा जाए तो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जिस तरह से
पूर्वानुमान जताया गया है। उन्होंने कहा कि 21 से लेकर 24 जनवरी तक पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश से बर्फबारी की संभावनाएं जो है वो बनती नजर आ रही है। पश्चिमी विक्षोभ एक जो सक्रिय होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते जो है बर्फबारी और बारिश जो है वो दिखाई देगी। जबकि मैदानी इलाकों में कोहरा जो है छाने से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं उन्होंने कहा कि 21 जनवरी को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में जो है हल्की बारिश जो है वो होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल योगेश, ये भी जानकारी सामने आई है कि 172 जो AQI है देहरादून का वो पहुंच चुका है। ऐसे में इसमें लगातार बढ़ोतरी घटोतरी क्या कुछ जानकारी देखने को मिल रही है? जो AQI का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, घट रहा है, खराब श्रेणी में है देहरादून का? देखिए प्रिया, अभी अगर बात करें तो कुछ दिनों से जो है देहरादून का AQI जो है वो अच्छी स्थिति में पहुंचा था, चिंताजनक स्थिति से बाहर हुआ और कहीं ना कहीं जो है 150 से 166 तक जो है AQI दर्ज किया जा रहा था। लेकिन अब फिर 172 से ऊपर जो है AQI जो है जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो चिंताजनक है निश्चित तौर पर। और ऐसे में जो ये है कयास वही है कि बरसात हो ताकि जो है मौसम जो है साफ हो और इसके साथ साथ वायु जो है वो स्वच्छ हो। तो निश्चित तौर पर जो है वही आसार जो है लगाए जा रहे हैं। और मौसम विज्ञान का केंद्र का मानना है कि बृहस्पतिवार से लेकर शुक्रवार तक जो है बरसात जो है प्रारंभ हो जाएगी और बर्फबारी भी जो है वो देखने को मिलेगी, जिससे जो है AQI भी थोड़ा असर पड़ेगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद योगेश हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ के छोटे बेटे और रुद्रपुर नगर निगम वार्ड संख्या 39 के पार्षद सौरभ बेहड़ पर देर शाम अज्ञात व्यक्तियों ने जानलेवा हमला किया। वहीं हमले में घायल होने के बाद सौरभ को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी, स्थानीय पुलिस के साथ साथ राजनीतिक दलों से जुड़े कई नेता मौके पर पहुंचे। साथ ही महापौर ने अस्पताल पहुंचकर सौरभ का हालचाल जाना और सीएम धामी से भी बातचीत कराई गई। सीएम ने सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित सामुदायिक भवन नागल हटनाला में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के तमाम विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने वार्ड 4 राजपुर में 398.96 लाख की लागत से निर्मित नागल हटनाला जल योजना और मंडी परिषद के 23 लाख की लागत की विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। वहीं वार्ड के तहत नागल हटनाला, चालांग और कुल्हान क्षेत्र में सड़कों के साथ नालियों के निर्माण कार्यों का 188.36 लाख की लागत से शिलान्यास किया। इस संबंध में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार जनहित का सर्वोपरि रखते हुए मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पेयजल, सड़क और नाली जैसे विकास कार्य आमजन की जीवन स्तर को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं और सरकार प्रत्येक क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की प्रसिद्ध हिमालय महाकुंभ के नाम से जानी जाने वाली श्री नंदा देवी राजजात यात्रा को वर्ष 2026 में स्थगित कर दिया गया है। अब ये पवित्र यात्रा 2027 में आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि नंदा देवी राजजात समिति के पदाधिकारियों ने कर्णप्रयाग में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि यात्रा मार्ग पर अभी तक आवश्यक तैयारी पूरी नहीं हो पाई है। ये यात्रा विभिन्न दुर्लभ हिमालयी क्षेत्रों से होकर गुजरती है, जहां मौसम की प्रतिकूलता और अधूरे कार्यों के कारण सुरक्षा का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि यात्रा को लेकर तैयारियां अपेक्षित स्तर पर नहीं हो पाई हैं, इसलिए समिति की बैठक में सर्वसम्मति से इसे 2026 से स्थगित कर 2027 में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसकी औपचारिक घोषणा 23 जनवरी को नौटी में आयोजित होने वाले मनौती कार्यक्रम के दौरान की जाएगी। की बैठक थी, उसके बाद अब 23 जनवरी को बसंत पंचमी के दिन नंदा देवी मंदिर नोटी में गढ़वाल के राजवंशी कांसो गांव के राजकुमार भगवती की मनौती करेंगे, संकल्प लेंगे कि हम भगवती हम आपकी यात्रा को कब करेंगे, क्योंकि ये पहला मौका है इस यात्रा के लिए जब वो मुहूर्त के अनुसार वो अपना संकल्प ले रहे हैं। और पिछला जो यात्रा थी वो मात्र प्रस्तावित थी कि भाई हम 12 साल में होगी यात्रा, लेकिन 12 साल में कभी भी नहीं हुई। 1987 के बाद सीधा 2000 में हुई, 2000 के बाद 2014 में हुई,
तो इस तरह से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता नीरज कंडारी से। नीरज, राज्यात यात्रा अब स्थगित कर दी गई है, 2027 में अब ये आयोजित होगी, क्या कुछ इसका कारण रहा और अब आयोजित 2027 में होगी तो इसको लेकर कोई विवाद की खबर सामने आ रही है, क्योंकि तारीख को बदलना पूरा 1 साल आगे, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी भैया, देखिए जिस तरह से नंदा देवी राज्यात प्रस्तावित 2026 में थी और कर्प्रयाग में जो नंदा देवी मंदिर समिति की जो कल प्रेस वार्ता हुई है, उसमें जो नंदा देवी मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राकेश कुंवर ने बताया कि जो यात्रा रूट है उस पर अभी तमाम कार्य होने बाकी हैं। उसके साथ ही जो हिमालयी क्षेत्र है, सितंबर के महीने में इस यात्रा होती है और आपने इससे पहले तमाम कई साल पहले भी देखा होगा कि जो अगस्त सितंबर का महीना होता है, समय बरसात लगातार चलती रहती है, जिसके कारण सही नुकसान जो हिमालयी क्षेत्र है, पैदल रास्ते हैं, उन पे होता है। ये पिछले साल भी हुआ था। इसी का संज्ञान मंदिर समिति ने लिया है। जो डॉक्टर राकेश कुंवर है, उनके द्वारा कहा गया कि अभी जो यात्रा रूट है उन पे पूरा कार्य भी नहीं हुआ है और जो लगातार ऐसी घटनाएं अगस्त और सितंबर महीने में होते हैं, इसको देखते हुए ये यात्रा अभी स्थगित की गई है। हालांकि जो बसंत पंचमी परसों है और नंदा देवी का जो माई का नौटी में है, तो वहाँ से मनौती यहाँ पे मांगी जाएगी, वहाँ पे पूजा की जाएगी और उसके बाद ही जो आगे का कार्यक्रम होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल नीरज, एक ये बीच में विवाद भी हुआ था कि जो नौटी गांव है उधर से यात्रा का कोई भी आना जाना नहीं था, जिसको लेकर नौटी गांव के लोगों ने विरोध भी किया था। तो क्या ये यात्रा का जो समय बदला गया है उसके कारण बदला गया है कि जो कैलेंडर आएगा वापस उसमें अब नौटी गांव को भी शामिल किया जाएगा? बिल्कुल भैया, देखिए लगातार ये बातें उठ रही हैं। कोडूर जो माँ का सिद्ध पीठ है, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो मंदिर समिति है, वहाँ उन लोगों का कहना है कि जो नंदा देवी राज्यात है वो कोडूर से शुरू होगी, लेकिन इससे पहले तमाम कई वर्षों के जो धार्मिक अनुष्ठान, जो यात्राएं हैं, वो नौटी से ही प्रारंभ हुई है। हालांकि महापंचायत आज नंदा नगर घाट में भी होगी और कोडूर में भी इसको लेकर महापंचायत यहाँ पे होगी, लेकिन जिस तरह से नंदा देवी राज्यात मंदिर समिति के द्वारा जो एक बैठक यहाँ पे आहूत की गई, तो कहीं ना कहीं ये चीजें दोनों जगह बढ़ चुकी हैं। एक तो यात्रा का 2027 में होना और दूसरी तरफ जो नंदा देवी राज्यात का जो मूल मंदिर, चाहे नौटी हो या कोडूर, उसको लेकर भी बड़ी तेज यहाँ पे फंस पड़ी है। जी बिल्कुल नीरज, देखना होगा क्या कुछ इसमें बदलाव किया जाता है और क्या कुछ तारीख निकलकर सामने आती है। धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उपनल कर्मियों को सौगात दी है। सीएम धामी एक से बढ़कर एक फैसले ले रहे हैं। समान काम का समान वेतन से उपनल कर्मी खुश नजर आ रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि सांसद खेल महोत्सव से युवाओं को काफी फायदा हुआ है। पंचायत स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से उपनल कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला राज्य सरकार ने लिया है, किस रूप में आप देख रहे हैं? उपनल कर्मचारियों के लिए कितनी बड़ी सौगात भी है? मैं सबसे पहले तो अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी इस कार्यशैली से पूरा प्रदेश जो है एक उनके फैन है। और जो उपनल कर्मचारी थे, हमारे 20,000 जो कर्मचारी है, वो वर्ष आ रहा है और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी उनको जो है इसकी जो है समान वेतन और समान कार्य पे जो है उनको जो है नियुक्ति मिलेगी। ये एक हमारे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है। और साथ साथ मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि हमारी प्रदेश की सरकार जो है हर गरीब अंत्योदय का जो अंतिम छोर पे व्यक्ति बैठा हुआ उसकी चिंता कर रहा है। विधायक जी, क्योंकि खेलों के लिए भी युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जगह जगह पर खेलों के लिए आयोजन भी किए जा रहे हैं, आपके क्षेत्र में किस तरह से किए जा रहे हैं ताकि युवा बढ़ सके, आगे आ सके? देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ खेलो इंडिया, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया डेफिनेटली। और ख़ास करके खेल जो है एक हमारे यंगस्टर युवाओं से एक जुड़ा हुआ एक जो है मुद्दा है। तो मैं विशेष करके आपको कहना चाहूँगा, अभी मेरी विधानसभा नंबर 1 विधानसभा है। उस नंबर 1 विधानसभा में पहले नंबर का सबसे जो खेल प्रतिज्ञा हुई थी, हमने पंचायत स्तर पे करी। उसके बाद उसको जो है उसका नाम ही था विधायक चैम्पियनशिप ट्रॉफी, उसका कंप्लीट करके अभी रिसेंटली में उसको कंप्लीट किया है। तो सबसे पहले जो है वो प्रतियोगिता भी मेरी विधानसभा में हुई। मेरा प्रयास है कि मेरे क्षेत्र विदाई मिल रही और उसी का प्रतिफल ये है कि हमारी जो है जो महिला टीम ने जो है
ब्लाइंड टीम ने जो है वर्ल्ड कप जीता, महिला टीम ने वर्ल्ड कप जीता, और अब अपने हर क्षेत्र में हमारी जो युवा है वो अपना अग्रणी स्थान रख रहे हैं। जिस क्षेत्र से आप आते हैं, दो धाम वहाँ पर पड़ते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री धाम। विधायक जी, इस बार क्या कुछ रणनीति है, क्योंकि इस बार भी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुँचे थे, अभी शीतकालीन यात्रा भी जारी है, आगामी दिनों के लिए किस तरह की तैयारियाँ अभी से शुरू हो गई हैं? देखिए, मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कहा था कि जो है शीतकालीन यात्रा का जो है शुरुआत जो उत्तराखंड में होनी चाहिए। जिस शीतकालीन यात्रा है हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का एक इस प्रदेश को संवारने के प्रति कहीं ना कहीं जो है उनका एक दृढ़ संकल्प है। आप उससे एक बेनिफिट ये है कि जो होटल व्यवसायी है, आपका टूर ऑपरेटर्स हैं, तमाम चीज़ें जितनी भी जो है चारधाम यात्रा से रिलेटेड जितने भी लोग संबंध रखते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं उन लोगों को उनकी आजीविका को जो है आजीविका को बनाने का एक साधन है। और लोग जो श्रद्धालु हैं और वो उसमें आए दिन जो अभी भी देख रहे हैं हम, शीतकालीन यात्रा है, शीतकालीन यात्रा में असंख्य लोग पहुंच रहे हैं। और जब नॉर्मली जो यात्रा चलती है अपना जो समय यात्रा का समय, उस दौरान भी जो है भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगली जो यात्रा अब शुरू होनी है तो उसके लिए हमारी सरकार की तैयारी पहले ही शुरू हो चुकी है। विधायक जी, 2027 में कुंभ होना है हरिद्वार में, और ऐसे में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक भी लगाई गई है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? और क्या, क्योंकि जिस तरह से ये भी देखा जा रहा है कि डेमोग्राफिक चेंजेस की चाहे वो बात हो या फिर माहौल ख़राब करने की बात हो, उसको लेकर के फैसला लिया गया या फिर इसके पीछे की क्या कुछ रणनीति है? देखिए, कुंभ हो रहा ये हमारे लिए गौरव की बात है। और धर्मनगरी हरिद्वार में जो है कुंभ हो रहा, तो डेफिनेटली हम सनातन धर्म के लोग हैं और सनातन धर्म को मानने वाले हैं। भगवान श्री राम चंद्र भगवान का जब जो है 550 साल बाद मंदिर हमारा अयोध्या में बना है, और आप देख सकते हो उन विधर्मियों ने जिस तरीके से हमारे आराध्य देव के जो है हमको हमारे आराध्य देव को जो है 550 साल तक जो मंदिर नहीं बनने, तो डेफिनेटली हो सकता है कुछ लोग जो अराजक तत्व है वो कोई किसी तरीके से कोई वहाँ पे कोई व्यवधान ना उत्पन्न करे। हम किसी को कोई जाति विशेष, व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष को कोई टारगेटेड नहीं है। अगर कोई गलत तरीके से वहाँ पे कोई अराजकता फैलाए तो डेफिनेटली उन लोगों पे तो ये सोचने विषय है कि उन लोगों पे प्रतिबंध होना चाहिए। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। विधायक दुर्गेश्वर लाल जी हमारे साथ है, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल कर। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में एशियन वाटर बर्ड सेंसस यानी कि AWC आसन कंजर्वेशन रिजर्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इस विशेष अभियान के तहत न सिर्फ आसन कंजर्वेशन रिजर्व बल्कि प्रदेश भर के तमाम जलाशयों में भी पक्षियों की गिनती की गई। आसन कंजर्वेशन रिजर्व में 27 पक्षी प्रेमियों की एक टीम ने इस सेंसस में हिस्सा लिया। इन सभी को 5 अलग अलग टीमों में बांटकर झील के चारों ओर तैनात किया गया, जहां उन्होंने पक्षियों की संख्या दर्ज करने के साथ साथ उनके व्यवहार को भी बारीकी से अध्ययन किया। गणना के आंकड़ों के मुताबिक इस बार आसन बैराज की झील में कुल 126 प्रजातियों के 5,806 पक्षी दर्ज किए गए हैं। इनमें स्थानीय पक्षियों के साथ साथ बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी भी शामिल हैं, जो सर्दियों के मौसम में यहां पहुंचते हैं। पक्षियों की संख्या, उनकी प्रजातियों में हो रहे बदलाव और व्यवहार से जुड़ी ये विस्तृत रिपोर्ट वन विभाग के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। इस रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में आसन झील और यहां आने वाले प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के संरक्षण को लेकर ठोस कदम उठाए जाएंगे। हमने नदी की तरफ काउंट करा था, तो हमें 200 से अधिक स्मॉल प्राटनकोल दिखे हैं और 11 बार हेडेड गूज दिखा है। 50 से अधिक रडी शेल्डक्स जो सुरखाब बतख जिसको बोलते हैं वो दिखा है, और हमें एक ग्रेट थिकनी भी दिखा है। और लगभग अभी तक तो 51 बर्ड्स की हमारी चेकलिस्ट बनी है, पर आशा है कि भी और भी लोगों का चेकलिस्ट आएगा तो हमारा अच्छा काउंट होगा आज का। खबर मसूरी से है, जहां कैंपटी क्षेत्र में बीते रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। जानकारी के मुताबिक कड़ी खाल के एक पास एक वाहन सड़क से करीब 200 मीटर नीचे नाले में गिरा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां एक कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हालत में पाई गई और वाहन के पास पानी के व्यक्ति मृत अवस्था में पाया गया। साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग के चंद्रापुरी गमनी गांव में 3 मंजिला दुकान में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए का सामान का नुकसान हुआ है। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची अग्निशमन की गाड़ियों ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और गनीमत रही कि कोई भी जनहानि नहीं हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।